मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। इस जालिम आदमी ने मेरी इज्जत रोल डाली। मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल ना रही। अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा कोई सहारा भी नहीं है। इसने तो मुझे बर्बाद कर दिया। किराए के पैसे लेने आया था और मुझे ही लूट लिया। मैं रो रो कर ऐसा हंगामा मचा रही थी कि हर कोई मेरी हालत देखकर अपने आंसू रोक नहीं सका। मुझे बचपन से ही ड्रामा करने का बहुत शौक था और आज मैंने ऐसा ड्रामा किया कि हर कोई मेरे झूठे ड्रामे में फंस गया। पूरा मोहल्ला हमारे घर के बाहर इकट्ठा हो गया था। सबकी हमदर्दी मेरे ही साथ थी। हर कोई मेरे मकान मालिक को बद्दुआ दे रहा था और मेरा मकान मालिक हर किसी को अपनी बेगुनाही बता रहा था। लेकिन वहाँ मौजूद लोगों में से किसी को भी इसकी बात पर भरोसा नहीं था। मैं एक जवान लड़की थी और मेरी हालत बहुत ख़राब थी, इसलिए हर किसी की हमदर्दी भी मेरे साथ थी। मैं रोते रोते तिरछती निगाहों से मकान मालिक को देख रही थी, जो अपने आप को इस भीड़ के गुस्से से बचने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर पहले ही वह किराया मांगने मेरे घर आया था और मैंने ऐसा ड्रामा किया था कि उसके पास अपनी इज्जत बचाने का कोई रास्ता बाकी ना रहा। मेरा मकान मालिक एक बहुत शरीफ आदमी था। बस थोड़ा सा उसे गुस्सा का तेज था, लेकिन उसने कभी भी मुझ पर कोई गलत निगाह नहीं डाली। आज भी वह किराया मांगने आया था तो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगा, क्योंकि हमारे ऊपर पिछले कई महीनों से किराया चढ़ा हुआ था और हमने दिया भी नहीं था। आज भी हमारे पास उसे पैसे देने के लिए नहीं थे, इसलिए मैंने बहुत सोच समझकर किराए से बचने के लिए यह खेल खेला था और झूठ बोलकर उसे अपने घर के अंदर लेकर आ गई कि आज मैं उसे आधा किराया दे दूंगी। पहले तो वो मुझे मना करने लगा, लेकिन बाद में मैंने उसे ज़बरदस्ती अंदर बुला लिया। मैंने उसे कहा कि गर्मी बहुत है, आप इतनी दूर से चलकर आ रहे हैं, अंदर तो आ जाइए, मैं आपको ठंडा शरबत पिला दूंगी। उसे पता नहीं था कि मेरी माँ घर में नहीं है और इस वक्त मैं घर पर अकेली हूँ। वह बेचारा तो अनजाने में ही मार खा गया। मेरे बार बार कहने पर वह घर के अंदर आ गया और मैंने मौका देकर बिस्तर पर बिछी चादर को खींचकर नीचे फेंककर अपने बालों को खोला और अपने शरीर को नोच डाला और फिर बहुत तेजी के साथ अपने कपड़े और आस्तीन को फाड़ दिया। मैंने खुद ही अपने हाथों से अपने कंधे को इतनी ज़ोर से दबाया था कि उंगलियों के निशान पड़ गए थे। मैंने यह सब कुछ इतनी चालाकी से और इतनी जल्दी में किया था कि मेरे सामने खड़ा मेरा 30 साल का मकान मालिक हक्का बक्का रह गया था। उसके तो दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि मैं इतनी घटिया हरकत करूंगी। मैंने उसे पैसे देने के बजाय अपने घर और अपने आप को बिखेर दिया, क्योंकि मुझे लगा था कि इस तरह पैसों से हमारी जान छूट जाएगी और वह डर की वजह से दोबारा हमारे घर पर किराया मांगने नहीं आएगा। इस तरीके से हमारा सारा किराया माफ़ हो जाएगा। मेरी हरकत पर वह इतना ज़्यादा डर गया और हैरानी से मुझसे पूछ रहा था कि ये तुम क्या कर रही हो। इससे पहले वह मेरी हरकत को और मेरी सोच को समझ पाता, मैंने ऐसा हंगामा मचाया कि उसे कुछ समझने और भागने का मौका भी ना मिला। यह एक छोटा सा मोहल्ला था और यहाँ पर सबके घर एक दूसरे से मिले हुए थे। मेरी हल्की सी चीख पर आस पड़ोस वाले सब लोग घर के बाहर इकट्ठा हो गए। वह मकान मालिक पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे। यह सब देखकर मकान मालिक के चेहरे का रंग उड़ गया था। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मैं कोई ऐसी वैसी हरकत करूँगी। और जब वह समझ चुका था कि मैं उसके साथ क्या किया है, तो वह मुझे धमकाने लगा कि अगर मैंने शोर बंद नहीं किया तो वह मुझे इस घर में हमेशा के लिए धक्के मार कर निकाल देगा। लेकिन मैंने भी सोच लिया था कि मैं उसकी किसी बात से नहीं डरूंगी। मैंने उसकी धमकियों की परवाह किए बगैर ही घर का दरवाज़ा खोला और देखते ही चिल्लाती हुई बाहर निकल गई। इस हंगामे के बीच मेरी माँ भी बाजार से लौट कर आ गई और वह यह सब मंजर देखकर हैरान रह गई और खूब ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अम्मा को पता नहीं था कि मैंने ये ड्रामा किया है। अम्मा भी दूसरों की तरह मकान मालिक को ही गलत समझ रही थी और मोहल्ले वालों ने जब मेरी अम्मा की ऐसी हालत देखी तो मकान मालिक को गुस्से में कहने लगे कि तूने इस लड़की की इज्जत पर हाथ डाला है और अब इस बेचारी को कौन अपनाएगा। यह तो सारी ज़िंदगी अपनी माँ पर बोझ बन जाएगी। तुझे तेरे किए की सज़ा मिलनी चाहिए, इसलिए अब तू इस लड़की से शादी करेगा और यह घर भी इसके नाम करेगा, वरना हम तुझे इस मोहल्ले में कदम भी रखने नहीं देंगे और पुलिस में भी तेरी रिपोर्ट लिखवा देंगे। मकान मालिक ने सबको बहुत समझाने की कोशिश की कि उसने कुछ नहीं किया, वह एक शरीफ शादीशुदा इंसान है, लेकिन उसकी बात पर किसी ने भरोसा नहीं किया और सबने मिलकर उस पर दबाव डाला और फिर वह राजी हो गया।
लेकिन मैंने शादी के बारे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था। मैं उसे बदनाम करवा कर इस मोहल्ले से निकलवा दूंगी और फिर वह खुद ही डर की वजह से कभी इस घर का रुख नहीं करेगा। लेकिन मोहल्ले वालों ने हमारे निकाह का शोर खड़ा कर दिया, जबकि मुझे अच्छे तरीके से पता था कि वह मकान मालिक एक शादीशुदा आदमी है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि निकाह के बाद लोगों की भीड़ धीरे धीरे कम होने लगी और कुछ ही देर में वहाँ सिर्फ मैं और मेरी माँ और मकान मालिक ही रह गए। मुझे लगा था कि मकान मालिक मुझे कोसेगा और मुझे बुरा भला कहेगा और वहाँ से चला जाएगा, लेकिन सब कुछ उल्टा हो रहा था। मकान मालिक ने मेरी माँ की तरफ देखा और कहने लगा, अब आपकी बेटी मेरी बीवी है, इसलिए आज से यह इस घर में नहीं रहेगी, मैं इसे अपने घर लेकर जा रहा हूँ। मकान मालिक की ये बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने सोचा भी नहीं था कि अब इसके आगे मेरे साथ क्या होगा। मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था। वह अभी मुझे अपने साथ ले जाने की बात करेगा, जबकि वह पहले से ही शादीशुदा था। उसके घर में उसकी बीवी पहले से ही थी, लेकिन उसने मेरी कलाई को जोर से पकड़ा और मेरे 1000 बार मना करने के बाद भी मेरी माँ से कहा, आज से आपकी बेटी घर से रुखसत हुई है। आप ये मेरी जिम्मेदारी है और मेरे साथ रहेगी और ये घर आज से आपका है। आप इसमें चैन सुकून से रहिए। आज के बाद मैं आपसे किराया मांगने भी नहीं आऊँगा। वह आदमी मुझे गुस्से में खींचता हुआ अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले आया। उसके साथ अकेले में गाड़ी में बैठते ही मेरे हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि अब ना ही मेरे पास माँ थी और ना ही साथ में मोहल्ले वाले। पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला था। जो भी कुछ मेरे साथ होता वह मुझे अकेले ही झेलना था। मैं नहीं जानती थी कि वह मुझे कहाँ लेकर जा रहा है। मकान मालिक की आंखों में गुस्सा और नफरत देखकर मेरी तो जान ही निकल रही थी। 1 घंटे के सफ़र के बाद गाड़ी एक छोटे से मकान के आगे रुक गई। वह मुझे गाड़ी से ज़बरदस्ती उतार कर घर के अंदर ले गया और एक कमरे में ले जाकर मुझे पटक दिया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे क़यामत आने वाली हो। अब मैं उसकी बीवी थी और वह मुझ पर पूरा हक रखता था। मेरे साथ कुछ भी कर सकता था। पता नहीं वह मेरे साथ कैसा सलूक करता। यहाँ तो कोई मुझे बचाने वाला भी नहीं था। लेकिन इस वक्त मुझसे बिना कुछ कहे वह कमरे से बाहर चला गया। मैं बहुत चालाकी से जो तमाशा खड़ा किया था वह ख़त्म हो चुका था। अब मुझे डर लग रहा था, पता नहीं आगे मेरे साथ क्या क्या होने वाला था। मैं अपने खड़े किए तमाशे पर पछता रही थी। यही बात सोचकर मैं रोने लगी। अभी मुझे रोते रोते थोड़ी देर ही हुई थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला और एक बहुत खूबसूरत जवान लड़की मेरे कमरे में आ गई। वह इतनी खूबसूरत और गोरी थी कि मैं उसे देखते देखते रह गई। पहली नज़र में ही मैंने उसे पहचान लिया कि वह मेरे मकान मालिक की पहली बीवी है। उसे देखते ही फ़ौरन मेरे दिमाग में यह बात आई, जिस आदमी की पहली बीवी इतनी खूबसूरत और हसीन हो, वह कैसे किसी और लड़की पर नज़र डालेगा। जैसे जैसे वह लड़की मेरे करीब आने लगी, मेरे होश उड़ने लगे। मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं वह मेरे साथ क्या करेगी, क्योंकि कोई भी औरत अपने शौहर के साथ दूसरी औरत को बांट नहीं सकती। और जिस तरह आज हमारा निकाह हुआ था, उसके बाद तो मुझे इस लड़की से कोई भी उम्मीद नहीं थी। शायद उसके शौहर ने यह सच्चाई बता दी हो। शायद वह जानती हो कि मैं किस तरह उसके शौहर पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर उसे फंसाया है और पूरे मोहल्ले के सामने उसे बेइज्जत किया है। अब वह शायद मुझे इस सब का बदला ज़रूर लेगी। अगर सच में उसे यह सब कुछ पता होगा तो पता नहीं वह मेरे साथ क्या कर बैठेगी। वह मुझे बहुत घूर घूर कर देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मुझ पर कुछ तलाश कर रही हो। कुछ देर वह खामोशी से मुझे देखती रही, फिर मुस्कुराकर मेरे चेहरे पर लटके हुए बालों को बहुत ही प्यार से कानों के पीछे करते हुए कहने लगी, तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो, लेकिन तुम कैसी दुल्हन हो? तुम तो तैयार भी नहीं हुई। तुमने तो शादी वाला लहंगा भी नहीं पहना। क्या तुम अपनी शादी की रात सजना संवरना नहीं चाहती? उसकी बात सुनकर मैं घबराकर उसके चेहरे की तरफ देखी। उसके बात करने में कोई चुभन नहीं थी और ना ही कोई तंग, बल्कि उसके चेहरे पर तो हल्की हल्की मुस्कुराहट थी। उसकी यही मुस्कुराहट मुझे बहुत ज़्यादा हैरान कर रही थी। उसकी नज़र मेरी खाली कलाइयों पर पड़ी थी तो उसने झट से अपने हाथों से अपने कंगन उतारे और मेरे हाथों में पहना दिए। मैं बहुत ज़्यादा हैरत से इस सारे मंजर को देख रही थी कि मैं तो उसकी सौतन थी और वह कैसे मेरे साथ ऐसे मोहब्बत से बातें कर रही थी, और वह भी इस तरीके के निकाह पर। लेकिन वह तो बहुत ही मोहब्बत से बात कर रही थी।
थोड़ी देर बाद वह मेरे पास बैठी रही और मुझसे बातें ही करती रही। उसकी बातों में मोहब्बत की चाशनी खुली हुई थी। उसने मुझसे कोई भी ऐसी बात नहीं की जिससे मुझे ऐसा लगे कि वह मुझसे नफरत करती है, और ना ही कोई दुश्मनी की बात की, बल्कि वह तो बराबर मुस्कुराती चली जा रही थी। उसकी मोहब्बत भरी बातों ने मुझे कुछ ऐसा हौसला दिया था, और मैंने डरते डरते उससे कहा कि मुझे अदनान से बहुत डर लग रहा है। पता नहीं वो मेरे साथ कैसा सलूक करेंगे। जाने अनजाने में मुझे जो खता हुई, मैं जानती हूँ वो बहुत बड़ी गलती है। अदनान से बहुत डर लगता है, लेकिन गरीबी की वजह से मुझे यह कदम उठाना पड़ा। मैं अपने किरदार की सफाई पेश करने लगी। मेरी बात सुनकर वह कहने लगी कि तुम फिक्र मत करो, अदनान बहुत अच्छे आदमी हैं, वह तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे। और फिर वह उठकर कमरे से बाहर चली गई, और कुछ ही देर बाद लौट कर आई तो उसके हाथ में दूध का गिलास मौजूद था। उसने जबरदस्ती वह दूध का गिलास मेरे हाथों में पकड़ा दिया और मुझे कहने लगी, यह दूध पी लो और तुम देखना, अदनान तुम पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करेंगे। वह दूध का गिलास मुझे थमाकर फिर कमरे से बाहर चली गई। मुझे भी भूख लग रही थी, क्योंकि सारे ड्रामे की वजह से मैंने दोपहर का खाना नहीं खाया, और उसके बाद निकाह का चक्कर और इस घर में आने तक रात हो गई। इसलिए मैंने भी दूध का गिलास पूरा ख़त्म कर दिया और कमरे में यहाँ वहाँ नज़र दौड़ने लगी। कुछ ही देर गुजरी, कमरे का दरवाज़ा दोबारा खुला, और यह देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई कि मेरी सोतन दूल्हा बनी कमरे के अंदर आ रही थी, और उसने कमरे के दरवाजे पर अंदर से कुंडी लगा दी। उसकी हरकत पर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। पता नहीं वह किसकी शादी की शेरवानी पहन कर आई थी, जो इस साइज़ में बहुत बड़ी आ रही थी। सर पर भी उसने बहुत बड़ा सेहरा पहना हुआ था, जो शादी वाले दिन दूल्हा पहनता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अभी कुछ देर पहले मेरी सोतन बिल्कुल ठीक थी और मुझसे बातें कर रही थी। अचानक इसको क्या हो गया? वह क्यों दूल्हे के कपड़े पहनकर मेरे पास आई और उसने दरवाजे से अंदर से कुंडी लगाई। वह आहिस्ता आहिस्ता मेरे बिस्तर पर आकर बैठ गई और अपने हाथ में पड़ी एक छोटी सी मखमली डिब्बी खोलकर मेरे सामने रख दी, जिसमें खूबसूरत सोने की चैन चमक रही थी। वो मोहब्बत से मुस्कुराती हुई कहने लगी, यह तुम्हारी मुंह दिखाई का तोहफा है, मेरी तरफ से तुम मेरी दुल्हन हो और तुम बहुत ही अच्छी हो। उसकी बात सुनकर तो मेरी जान निकल गई। मैं उसकी दुल्हन कैसे हो सकती थी? वह तो खुद भी एक लड़की थी। पता नहीं क्यों वह ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही थी। डर कर मैं अपने बिस्तर से उठकर खड़ी हुई। मैंने उसे गुस्से से कहा कि लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। उसने मेरा हाथ जबरदस्ती से पकड़ लिया। उसने कहा कि तुम मेरी दुल्हन हो और अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखूंगी, तुम्हें बहुत प्यार करूंगी, लेकिन तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। मैं हक्का बक्का होकर उसकी बात सुन रही थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं किसी भी तरह इस कमरे से निकलकर बाहर भाग जाऊं। लेकिन वह लड़की दुबली पतली होने के बावजूद भी मुझ पर अपना जोर दिखा रही थी। जब उसने मेरे चेहरे को छूने की कोशिश की तो मेरे मुंह से एक जोरदार चीख निकली और मैंने उसे धक्का देकर बाहर भागने की कोशिश की। जैसे तैसे मैं उससे छूटकर दरवाजे के पास पहुंची और कुंडी खोली तो दरवाज़ा खोलते ही मुझे मकान मालिक अदनान की शक्ल नजर आई। उसे देखते ही मैं बिना कुछ सोचे समझे उसे गले लगकर रोने लगी। सोचा था कि मैं उसकी सोतन की हरकत पर बहुत ज़्यादा डर गई। पहले तो अदनान मुझे नफ़रत से देखने लगे और फिर जब उसकी नज़र कमरे में बिस्तर पर पड़ी, अपनी बीवी पर पड़ी, तो वह कमरे में चले गए और अपनी बीवी से पूछने लगे, जरीन तुम ये क्या कर रही हो? अदनान को देखकर जरीन कहने लगी, मैं तो दुल्हा बनी थी, ये गुड़िया मेरी दुल्हन है, हम दोनों की शादी हुई है, मैंने इसको मुँह दिखाई का तोहफा भी दिया है, पूछो इससे, लेकिन ये अच्छी दुल्हन नहीं है, किसने बहुत शोर मचाया है। अदनान ने गहरी नज़र मुझ पर डाली और जरीन को अपने गले से लगा लिया और कहने लगे, चलो जरीन हम अपने कमरे में चलते हैं। फटी फटी आंखों से इन दोनों मियाँ बीवी को देख रही थी। अदनान ने भी जरा सवाल नहीं किए और ना ही घटिया हरकत पर उसे डांटा था और उसे अपने साथ कमरे में लेकर चले गए। मैं कमरे में अकेली बैठकर रह गई। काफ़ी देर बाद अदनान वापस मेरे कमरे में आए और मेरे सामने बैठ गए। फिर उन्होंने मुझे एक ऐसा सच बताया जिसे सुनकर मेरी रूह कांप उठी। अदनान कहने लगे, मेरी और जरीन की शादी आज से 5 साल पहले हुई थी। हम दोनों ने पसंद की शादी की थी। जरीन मेरी फूफी की बेटी थी। इस शादी में हम दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन शायद किस्मत को हमारी खुशी मंजूर नहीं थी। शादी के 4 महीने बाद ही जरीन प्रेग्नेंट हो गई और वह बहुत ज़्यादा खुश थी। हम माँ बाप बनने वाले थे, लेकिन कुछ महीने बाद ही अचानक से हमारा बच्चा ख़त्म हो गया।
जरीन से ये दुख बर्दाश्त ना हुआ। मैंने बहुत ही मुश्किल से उसे संभाला और समझाया कि औलाद तो है, खुदा की देन होती है, अगर चली गई तो क्या हुआ, ऊपर वाला हमें दोबारा औलाद की खुशी नसीब करेगा। मेरे समझाने से धीरे धीरे जरीन वापस ज़िंदगी की तरफ आ गई। इस बात को 7 महीने ही हुए थे कि जरीन दोबारा प्रेग्नेंट हो गई। इस बार हम दोनों ने बहुत ज़्यादा एहतियात बरती कि मैं जरीन को अपने सराखों पर बिठा कर रखूं, लेकिन किस्मत को शायद हमारा माँ बाप बनना मंजूर नहीं था। इस बार भी कुछ ही महीने में हमारा बच्चा फिर से ख़त्म हो गया। दूसरी बार भी ऐसा ही होने पर जरीन पूरी तरह टूट गई। मैं बहुत मुश्किल से उसे संभाल रहा था, उसने जीना ही छोड़ दिया था। लेकिन फिर जब बहुत महीनों के बाद जरीन दोबारा से ठीक हुई तो खुदा ने हमारी झोली में खुशियाँ फिर से भर दी। इस बार जब जरीन प्रेग्नेंट हुई तो वह सारा दिन खोई हुई बैठी रहती, अपनी जगह से हिलती जुलती भी ना। उसे डर लगता था कहीं हमारे बच्चे को कुछ ना हो जाए, लेकिन कहते हैं ना, किस्मत के आगे किसी की ना चलती। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। इस बार जरीन ने एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया तो लेकिन बच्चा तो 2 हफ्ते से ज़्यादा हमारे घर पर ना रह सका और उसका इंतकाल हो गया। उसकी मौत ने जरीन को इस कदर तोड़ कर रख दिया कि उसकी दिमागी हालत ख़राब हो गई और वह पूरी तरह से पागल हो गई। कभी वह छोटे बच्चे की तरह खेलना कूदना शुरू करती, तो कभी दुल्हन बनकर बैठ जाती, तो कभी दूल्हे की तरह तैयार हो जाती, तो कभी पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगती। पहले मेरे पास पैसों की कोई कमी ना थी, मेरे पास अपनी बहुत ज़्यादा ज़मीन और जायदाद थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जरीन के इलाज में सब कुछ ख़त्म होता चला गया और मेरे पास कुछ भी ना बचा। अब इस हालत में जरीन को मैं अकेला तो छोड़ नहीं सकता था, इसलिए मैंने अपने कारोबार से अपना ध्यान हटा लिया और अपना सारा ध्यान वक्त जरीन को देने लगा और फिर सब कुछ बर्बाद होता चला गया। अब बात यहाँ तक आ गई कि मेरा सब कुछ बिक गया। एक वही घर बच गया था जिसमें तुम और तुम्हारी माँ किराए पर रहते थे। मजबूरन मुझे किराए के लिए तुम लोगों को मजबूर करना पड़ता, क्योंकि साइकियाट्रिस्ट ने कहा था जरीन के इलाज पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा था और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। इसलिए ना चाहते हुए भी मैं बार बार तुम लोगों के दरवाजे पर किराया मांगने आता। मेरे हालात ने मुझे इतना ज़्यादा चिड़चिड़ा बना दिया था कि मैं कुछ बिना सोचे समझे तुम लोगों पर चिल्लाता रहता, गुस्सा करता रहता। मैं जानता था कि सब कुछ गलत है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा सहनी दिमाग का शिकार था। मेरी फ्रस्ट्रेशन तुम लोगों पर निकल रही थी। अपनी जान से ज़्यादा प्यारी बीवी का इस तरह पागल होना और एक के बाद 3 बच्चों को खो देना मेरे लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि जरीन अपने आप को संभाल ना सकी और वह दिमागी तौर पर बीमार हो गई, लेकिन मैं खुद को संभाल लिया। मैं दिन रात जरीन के इलाज के लिए परेशान रहता। अब मेरा कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गया, सब कुछ बिखर गया। मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। आज जरीन के डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है और मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैं आज तुम्हारे घर आया था। सोचा था कि तुमसे किराए के पैसे लेकर जरीन को डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा, लेकिन जो कुछ तुमने किया उसके बाद तो मैं खुद से नज़र मिलाने के काबिल भी ना रहा। मैं तुम्हें छोड़कर अपने दोस्त के पास गया था। मैं उससे कुछ पैसे उधार लिए ताकि कल मैं जरीन को डॉक्टर के पास लेकर जा सकूं। मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूं और मैं उसे इस हाल में नहीं देख सकता। यह कहकर मेरे मकान मालिक ने अपनी आंखों में आंसू साफ किए और कहने लगा, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं तो पहले से ही अपनी परेशानी में घिरा हुआ था और तुमने मुझे और ज़्यादा परेशान कर दिया और मेरी ज़िंदगी को और जहन्नुम बना दिया। मैं जो गुस्से में अपने मकान मालिक को शैतान कहती रहती थी, मुझे अब अपने आप पर बहुत अफसोस होने लगा। मैंने बिना सोचे समझे एक शरीफ आदमी के साथ क्या कर दिया। उसके गुस्से के पीछे जो परेशानी छुपी हुई थी वह जानकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। वह बेचारा तो अपनी ही मजबूरी से लड़ रहा था और मैं उस गुस्से वाला आदमी और जाहिल समझती रही। आज मुझे इस बात का अफसोस हो रहा था कि हर आदमी अपने अंदर दुख छुपाए होता है। हम इंसान को उनके रवैये से जज करते हैं, जबकि सच तो ये होता है कि हमें उनके अंदर झांकना चाहिए। अदनान का सच जानकर मैं उनके पैरों में बैठ गई और अपने गुनाह की माफ़ी मांगने लगी। अदनान ने एक नज़र मुझे देखा, फिर मुझे माफ़ कर दिया। उन्हें भी इस बात का एहसास था कि मैं और मेरी माँ की हालातों से गुजर रहे हैं। मैं अदनान से वादा किया, आज के बाद से जरीन का ख्याल मैं रखूँगी। उसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा तो मैं खुद लेकर जाऊँगी। आज के बाद जरीन के सारे काम की जिम्मेदारी मेरी है और आप अपने काम पर और अपने कारोबार पर पूरा ध्यान दें।
शायद इस तरह हमारी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी और मेरी गलती को माफ़ कर दे। मेरी बात सुनकर अदनान की आंखों में चमक आ गई। उन्हें भी ज़िंदगी को आसान करने का एक रास्ता दिखाई देने लगा। अगले ही दिन से मैं जरीन की सारी जिम्मेदारी उठानी शुरू कर दी। कभी वह मेरे साथ दुल्हन बन जाती तो कभी दूल्हा, कभी मेरा हाथ पकड़कर बच्चों की तरह गोल गोल घूमने लगती तो कभी बिना वजह बैठे ही नाचने लगती। मैं भी पाबंदी से उसे वक्त पर दवाई देती रहती। वक्त के साथ साथ वह पहले से भी बेहतर होती जा रही थी और इस बात से अदनान भी बहुत खुश है कि ज़िंदगी धीरे धीरे से सही रास्ते पर आ रही है। अदनान ने मेरे साथ कोई भी जुल्म ज्यादती नहीं की थी, बल्कि अपनी खुशी से मेरा हक दे दिया। अब जरीन की हालत भी बहुत बेहतर हो चुकी थी। अदनान ने अपने कारोबार पर ध्यान देना शुरू कर दिया था, इसलिए उनका कारोबार भी पहले की तरह हरा भरा हो गया। अब हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। हम तीनों ही बहुत ज़्यादा खुश थे। मैंने थोड़े ऐसी ये बात अच्छी तरह सीख ली कि इंसान को उसके व्यवहार से जज नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे अंदर से परखना चाहिए। मैं अदनान के सबसे बेखबर थी। मेरी नज़र में वह बहुत गुस्से वाला और बहुत बड़ा आदमी था, लेकिन जब मुझे उसकी सच्चाई और उसका दुख पता चला तो मुझे अपने व्यवहार पर बहुत दुख हुआ। वह तो अपने आप में दुखों का दरिया समा कर बैठे थे। आप लोग भी जरीन के लिए दुआ कीजिए कि वह जल्द से जल्द ठीक हो जाए और फिर से औलाद की नीयत से उसकी झोली भर जाए, क्योंकि एक औरत के लिए अपनी औलाद को 3 बार खो देना बहुत बड़ा सदमा होता है। और फिर जरीन तो इस सदमे को अपनी जान पर खेल रही है। क्या पता किसकी दुआ उसके लिए नई जिंदगी और खुशियाँ मिल जाए। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।